नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम टेस्ट नंबर 31 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके केंद्र में होगा रीतिकाल के अन्य कवि पार्ट 1। जब हम इस शीर्षक को देख रहे हैं कि रीतिकाल के अन्य कवि हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी कवि कम महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और तमाम सूक्तिकारों कवियों को रखा हुआ है, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं और विश्वास करते हुए क्रमशः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आपको हर एक चीज सही से बताई जाए और क्रमिक रूप में बताई जाए। तो इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कि रीतिकाल के अन्य कवियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना मूल्यांकन उसी हिसाब से करेंगे कि आपने सब्जेक्टिव तौर पर कितना ध्यान से पढ़ा था। तो चलते हैं प्रश्नों के ऊपर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रेमोन्मत्त कवि नहीं है। ऑप्शन दिया गया घनानंद, आलम, ठाकुर, पद्माकर। प्रेमोन्मत्त कवि की श्रेणी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बनाई है। हमें बताना है कि कौन नहीं है। सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे होंगे। इस प्रश्न को हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी एक बार पूछा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पद्माकर जो हैं वो प्रेमोन्मत्त कवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जितने भी ऊपर नाम दिए गए हैं, घनानंद हो गए, आलम हो गए, ठाकुर, ये तीनों प्रेमोन्मत्त कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनको हम दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि स्वच्छंद काव्य शैली का प्रयोग करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहे जा सकते हैं। और खासतौर से आप देखेंगे इन सभी कवियों की कोई न कोई प्रेरक तत्व के रूप में प्रेमिका रहा करती थी। तो घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा ये सभी कवि प्रेमोन्मत्त कवि के अंतर्गत आते हैं। जो पद्माकर हैं वो नहीं आते हैं। देखने में प्रश्न बड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन अब आप सभी को जानकारी हो गई होगी कि इस हिसाब से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य या सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित, लाल कवि का छत्रसाल दशक। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? आप सभी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने तमाम रचनाओं को पढ़ा, उसमें से छत्रसाल दशक तो हमने भूषण का पढ़ा है, लाल कवि का कैसे होगा? लाल कवि का आपने जो ग्रंथ पढ़ा होगा उसका नाम है छत्र प्रकाश। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने 4 महत्वपूर्ण रचनाकारों और रचनाओं को देखा, बल्कि मैं अगर 5 कहूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सबल सिंह ने महाभारत नाम से एक ग्रंथ लिखा है। और ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जिस तरीके से रामचरितमानस दोहा और चौपाइयों में बटा हुआ है, वैसे ही महाभारत भी दोहा और चौपाइयों में बटा हुआ है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये सवाल पूछा जा चुका है। छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, वन लाइनर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि विजय मुक्तावली किसकी रचना है? छत्र सिंह, आपको ध्यान में रखना है। छत्र सिंह कायस्थ नाम से एक कवि थे, उन्होंने लिखा था। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपको याद भी होगा। और लाल कवि का छत्र प्रकाश आप अपने ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य या सुमेलित नहीं है। जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान विलास। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? गलत है। सही जवाब तक आप लोग पहुंच गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, सूदन का सुजान विलास नहीं है, बल्कि सुजान चरित नाम से सूदन ने अपना ग्रंथ लिखा हुआ था। ठीक है, सुजान चरित। आप देखेंगे कि सुजान शब्द को जोड़ते हुए हिंदी साहित्य में एक से अधिक रचनाएं लिखी गई हैं। सुजान सागर, सुजान विनोद, सुजान चरित। तो इस तरीके से आपको क्लियर करके रखना है कि सूदन की जो रचना है वो सुजान चरित है। बाकी ऊपर की जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, जोधराज ने हमीर रासो लिखा, गुमान मिश्र ने नैषध चरित लिखा। हालांकि आपने संस्कृत में नैषध चरित पढ़ा होगा कि इसमें कितने सर्ग हैं, किसकी रचना है।
ये सब पढ़े होंगे, लेकिन रीतिकाल में कई कवियों के ऊपर संस्कृत साहित्य का प्रभाव था। कवियों ने भाषानुवाद किया और अपने हिसाब से लिखा है। तो इसमें से नैषध चरित भी उसी टाइप का काव्य है जो कि गुमान मिश्र ने लिखा है। जैमिनी पुराण नाम से लिखा सरयू राम ने अपना ग्रंथ। तो ऊपर की तीनों रचनाएं एकदम सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, जो कि प्रश्न के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित या सत्य नहीं है। देवी दत्त की बैताल पचीसी, हर नारायण की माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ का रामचरितमानस। कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? आप सभी का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। गोकुलनाथ का तो आपने पढ़ा होगा, 84 और 252 वैष्णव की वार्ता, लेकिन रामचरितमानस तो आप जानते हैं कि उसके जो रचयिता हैं तुलसीदास हैं। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि बैताल पचीसी देवी दत्त ने लिखा, हर नारायण ने माधवानल काम कंदला लिखा। हालांकि आप देखें कि इस नाम से कई कवियों ने रचना की हुई है। माधवानल काम कंदला बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ब्रजवासी दास का बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने नाम के अनुसार ही उन्होंने रचना लिखी जिसका नाम है ब्रजविलास। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य या सुमेलित नहीं है। मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंकृत भाषा सप्तशती, श्रीधर पाठक का जंगनामा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने जंगनामा तो पढ़ा था केवल श्रीधर का, श्रीधर पाठक नहीं थे, केवल श्रीधर थे। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि राम के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक कवियों ने रचनाएं की हुई हैं, जिनमें मधुसूदन दास ने रामाश्वमेध नाम से एक रचना की हुई है। बदलते हुए पैटर्न और समय को देखते हुए यह रचना पूछी जा सकती है, क्योंकि आजकल राम की चर्चा ज्यादा है, तो रामाश्वमेध जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। कृष्णदास नाम के कवि रहे जिन्होंने भाषा भागवत नाम से रचना की हुई है। नवल सिंह ने भाषा सप्तशती नाम से रचना की है। यानी कि ये सभी रचनाएं भले विकल्प के तौर पे हैं, लेकिन वन लाइनर में भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। और बाकी जो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, जंगनामा जो रचना है वो श्रीधर की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रबंध काव्य की उन्नति हुई, फुटकल पद्य लिखे गए, ज्ञानोपदेशक रचनाएं हुई, भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय पद लिखे गए। वैसे तो हम रीतिकाल के बारे में पढ़ते हैं कि दरबारी कवि, श्रृंगार रस, ठीक है, और एक तरीके से विलासिता का काल था। कई लोगों ने इसको अंधकार काल और कला काल भी कहा। लेकिन अगर हम इसके विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें और किस तरीके की रचनाएं लिखी गई, तो कौन सी बात इसमें है जो कि गलत है कि इस काल में प्रबंध काव्य की उन्नति हुई? नहीं हुई। बहुत कम प्रबंध काव्य लिखे गए। जिस हिसाब से भक्ति काल में प्रबंध काव्य लिखे गए, उस हिसाब से रीति काल में नहीं लिखे गए। लक्षण ग्रंथ लिखे गए, तमाम छोटी छोटी रचनाएं लिखी गई, लेकिन प्रबंध काव्य, जिनको कि हम महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं, इस प्रकार की रचना बहुत कम मात्रा में हुई। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। लेकिन आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि रीति काल में फुटकल पद्य लिखे गए, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानोपदेशक रचनाएं लिखी गई, चाहे वो बिहारी हो, वृंद हो, गिरिधर हो, इन लोगों ने इस तरीके की रचनाएं लिखी। भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय पद भी लिखे गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सो, तो ये सभी तीनों के जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ए क्या था? असत्य है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के सूक्तिकार नहीं है। वृंद, गिरिधर, घाघ, रहीम कौन है जो कि रीतिकाल के सूक्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। रहीम का संबंध जो है वो भक्ति काल से है, और ऊपर के जितने भी कवि हैं, चाहे वो वृंद हो, गिरिधर हो, घाघ हो, इन तीनों का संबंध है रीतिकाल के सूक्तिकारों के अर्थ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि ज्यादातर कवियों को सूक्तिकार या फिर पद्यकार कहा जा सकता है। ये उनका खास शब्द रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि वृंद, गिरिधर और घाघ। साथ में एक नाम आप और ध्यान में रख सकते हैं, बैताल नाम के कवि हैं, इन्होंने भी सूक्तियां लिखी हुई।
अगला प्रश्न जो कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, जो पुस्तकें यूं ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गईं। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। बहुत बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर कि कब कोई कवि प्रसिद्ध होता है, जब वो जनता के हृदय में अपने को स्थापित करता है। रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो अपने आश्रितों पर ही ज्यादातर फोकस किए हुए थे, जनता के हृदय में स्थान नहीं बना पाए। कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन ज्यादातर की यही स्थिति रही कि वो जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं बना पाए, इसलिए वो प्रसिद्धि न प्राप्त कर पाए। और साथ में उनको मिला तो मिला क्या, बहुत मिला तो उनको धन संपत्ति मिल गई, जैसे आपने बिहारी सतसई पढ़ा और तमाम और ग्रंथ हैं जिसको कि पुरस्कृत किया गया, लेकिन यश का लाभ न हुआ। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आप दुनिया में कई तरीके के लोगों को देखते होंगे। एक वर्ग है जो एकदम से धन संपत्ति लूटने पर आमादा है, और दूसरा है जो कि अपने कामों के माध्यम से यश प्राप्त करना चाहता है या फिर दूसरे को सहयोग देना चाहता है। दोनों चीजें हैं। या तो आप अपने जीवन में अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं या तो यश का लाभ उठा सकते हैं। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल के संदर्भ में कही है। ऑप्शन दिया गया वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रीति काल के संदर्भ में बात कही गई कि लिखने के लिए तो बहुत सारे कवियों ने लिखा, अपने आश्रितों के लिए लिखा, जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं बना पाए। जिस हिसाब से उनको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। हाँ, अर्थ सिद्धि जरूर हुई, उनको धन संपत्ति का लाभ हुआ, लेकिन यश प्राप्त नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यश के लिए बहुत चीजें त्यागनी भी पड़ती हैं, तभी आप यश प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन के लिए भी उपयोगी पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि रीतिकाल का मूल्यांकन और उस समय के कवियों का मूल्यांकन शुक्ल जी ने किस तरीके से किया है। अगला प्रश्न है कि यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियां ही लगी होती। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन आपको चमत्कृत कर देने वाला है। आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यदि बिहारी भक्ति, नीति और लोक से जुड़ी हुई चीजें नहीं भी लिखते तो 700 दोहे अगर वो लिखते और केवल जय सिंह की प्रशंसा करते तो उनके पास केवल असरफियां ही रहती। एकदम से वो धन संपत्ति पाके एकदम जिसको बोलते हैं लाल हो गए होते। इसीलिए इनके नाम में बिहारी लाल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बात किसने कही? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का मूल्यांकन करते हुए ये बात कही हुई है। वैसे हमने बिहारी के संदर्भ में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई कथनों को पढ़ा हुआ है, उम्मीद है कि आप जरूर ध्यान में रखे होंगे। अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद निरंजनी ने योग वासिष्ठ भाषा, कई बार इसका नाम भाषा योग वासिष्ठ भी लिखा रहता है। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। संवत 1796, 1797, 1798, 1799। ध्यान रखना है कि संवत में पूछा गया है कि राम प्रसाद निरंजनी ने बहुत ही परिमार्जित गद्य में अपनी एक रचना की जिसका नाम है भाषा योग वासिष्ठ। संवत कब में प्रकाशित हुई आपको बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, संवत 1798 में इसका प्रकाशन होता है। और पता चलता है कि तमाम गद्य में लिखी जाने वाली रचनाएं थी, लेकिन पहली बार कोई परिमार्जित अगर गद्य मिला है तो राम प्रसाद निरंजनी का मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन किस कालखंड में लिखा था? भक्ति काल, रीति काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। तो विश्वनाथ सिंह नाम के एक नाटककार रहे हैं जिन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक लिखने का प्रयास किया। इसके पहले आप देख रहे हैं कि अब आपको आगे के प्रैक्टिस सेट में बार बार हिंदी, गद्य, ये सब शब्द सुनाई पड़ेंगे। इसके पहले आप जब आदिकाल पढ़ रहे थे तो अपभ्रंश, अवहट, भक्ति काल पढ़ रहे थे तो ब्रज, अवधि, रीति काल पढ़ रहे थे तो सिर्फ ब्रज। लेकिन बाद में उसके आप देखेंगे कि खड़ी बोली का एक तरीके से उभार होता है और वो हिंदी गद्य के रूप में और हिंदी पद्य के रूप में
धीरे धीरे प्रयुक्त होने लगी। तो विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन किस कालखंड में लिखा था, ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रीतिकाल में विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक लिखा जिसका नाम है आनंद रघुनंदन। यह भी नाटक खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, माधव विनोद नाटक, आनंद रघुनंदन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक किसको माना है। ठीक, आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। ठीक, और आगे चलकर देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ इसी तरीके की मंशा व्यक्त की है कि सबसे पहले अगर हिंदी का नाटक लिखने का प्रयास किया तो वो विश्वनाथ सिंह ने लिखने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है कि प्रद्युम्न विजय किसका नाटक है? गोकुलनाथ, विश्वनाथ, गणेश कवि, बनवारी। प्रद्युम्न विजय, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गणेश कवि नाम से एक कवि रहे हैं, उन्होंने प्रद्युम्न विजय नाम से नाटक लिखा हुआ है। इसको जरूर ध्यान में रखिए आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखा है? ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ, बनवारी, सबल सिंह, वृंद। तो सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में किसने लिखा हुआ है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सबल सिंह ने महाभारत की कथा दोहों और चौपाइयों में लिखा हुआ है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सबल सिंह किसके दरबारी थे या फिर किसके समकालीन थे? एक शब्द और आप जोड़ सकते हैं। ऑप्शन दिया गया अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। सबल सिंह किसके दरबारी थे? सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, औरंगजेब के दरबारी माने जाते हैं। या फिर अगर आप समकालीन ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी ने इनके एक मित्र का जिक्र किया है कि मित्रसेन से इनका संबंध था, जो कि औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार का भाषानुवाद और रूप विलास पर पिंगल ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ, बनवारी, सबल सिंह, वृंद। कौन सा ऐसा कवि है या लेखक है जिन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद किया और रूप विलास नाम से एक पिंगल ग्रंथ लिखा? पिंगल का जब भी जिक्र होता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें छंद प्रमुख रूप से होगा। तो किसने लिखा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, सबल सिंह ने ऋतु संहार, जो कि कालिदास की रचना है, उसका भाषानुवाद किया और रूप विलास पर एक पिंगल ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है कि वृंद सतसई में कितने दोहे हैं? 700, 713, 719, 724। तो वृंद सतसई, आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये वृंद सतसई जो है कवि वृंद द्वारा लिखी गई है। सतसई नाम से रीतिकाल में एक से अधिक रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसमें कितने दोहे थे? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 700 दोहे वृंद सतसई में लिखे गए थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि वृंद की रचना नहीं है, वृंद की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, शतरंज शतिका। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि वृंद कवि द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब तक आप लोग जल्दी जल्दी पहुंच रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज शतिका नाम से रचना जो है वो वृंद की नहीं है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हमने बताया हुआ है कि शतरंज शतिका नाम से किसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें, हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि वृंद कहाँ के रहने वाले थे? वृंद कवि कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया है जोधपुर, जयपुर, आगरा, इटावा। तो वृंद कहाँ के रहने वाले थे? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि जोधपुर के रहने वाले थे, और जो निश्चित एकदम जगह है वो है मेड़ता। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे कि मीराबाई का भी कुछ ऐसा ही संबंध रहा है। ठीक है, वृंद कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के। अगला प्रश्न है कि विक्रम सतसई किसकी रचना है? वृंद, बैताल, गिरिधर, घाघ। विक्रम सतसई, इसके पहले हमने एक वृंद सतसई नाम की रचना पढ़ी, यहाँ पर विक्रम सतसई नाम की रचना पूछी गई है, और वो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, बैताल नाम के जो कवि हैं उन्होंने वृंद सतसई नाम से रचना की हुई है।
अगला प्रश्न है कि आलम की प्रेमिका थी, आलम की प्रेमिका कौन थी? ऑप्शन दिया गया है सुजान, सुभान, शेख रंगरेजिन, शेख जहान। जैसा कि आप जानते हैं कि आलम एक ब्राह्मण थे, लेकिन जैसे ही इनको शेख रंगरेजिन से प्रेम होता है और ये अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम आलम यहां पर पड़ गया है। सही जवाब क्या हो गया कि आलम की प्रेमिका कौन थी? शेख रंगरेजिन थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। और कहा जाता है कि शेख रंगरेजिन वाक्पटुता में बहुत मशहूर थी या फिर बहुत चतुर थी, जिसको मैं कह सकता हूं, ठीक है, उसके लिए जानी जाती थी। तो आगे एक घटना घटती है। आलम कवि हैं और उन्होंने एक पंक्ति लिखी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटिछीन। इसकी पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया रसलीन, आलम, शेख रंगरेजिन, घनानंद। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। कहा गया कि यहाँ पर एक नायिका के बारे में वर्णन किया जा रहा है और पूछा गया पंक्ति किसकी है। सही जवाब हो गया कि ऑप्शन बी है आलम। ये पंक्ति एक तरीके से माना जाए तो अधूरी पंक्ति है, इसको आगे चलकर पूरा किया जाता है। कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन। इसकी पंक्ति है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 की जो पूर्ति करने वाली पंक्ति है अब वो 23 वाली है, ठीक। और ये दोनों किसमें है? दोहा में लिखे गए। कहा गया कि कनिक छरीसी कामनी काहे को कटिछीन, पतली कमर क्यों है? बताएगा कि कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य धरि दीन, ठीक है। बहुत ही अलग ढंग की पंक्ति है ये। अब इसको किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया रसलीन, आलम, शेख रंगरेजिन, घनानंद। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, शेख रंगरेजिन। और यहीं से आलम को पता चला कि सिर्फ वही कविताएं नहीं लिखते हैं बल्कि शेख रंगरेजिन भी लिखती हैं और दोनों में प्रेम होता है और शादी भी हो जाती है और इनका एक बेटा भी पैदा होता है जिसका नाम है शेख जहान। और एक घटना भी बताई गई है इतिहास ग्रंथ में कि कोई पूछता है कि शेख जहान किसका पुत्र है, तो इसमें शेख रंगरेजिन ने बहुत घुमा कर उत्तर दिया हुआ है कि इसके पिताजी आलम है। कुछ ऐसे ही यहाँ पर जवाब दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न है कि आलम केली किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रसलीन, आलम, शेख रंगरेजिन, घनानंद। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक, कि आलम लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आलम की रचना होगी। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में उन्मत्त होता है उसमें एक तरंग होती है, एक लहर भी होती है और उसी हिसाब से वो रचना भी करता है और ऐसी रचना करता है कि जो हृदय की मार्मिक, हृदय की गहराइयों से वो भाव निकलता है और रचना में दिखाई पड़ता है। तो ये बात शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कही? रसलीन, आलम, शेख रंगरेजिन, घनानंद। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आलम के लिए बात कही गई है। चूंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं तो तुरंत बता देंगे सीरीज को देखते हुए, प्रश्नों के क्रम को देखते हुए, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा तो 50% विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे और घनानंद को लगाकर आएंगे। लगेगा कि रीतिकाल के अन्य कवियों में केवल घनानंद ने ही प्रेम किया, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इस प्रैक्टिस सेट को हमको बनाना पड़ा, आपको बतलाना पड़ा, नहीं तो मैं आधुनिक काल पर तुरंत आ गया होता। लेकिन मुझे लगा कि कहीं न कहीं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि को भी बहुत गहराई से बताने की जरूरत है, क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में प्राय सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रश्न आप सभी को कैसे लगे जरूर बताइएगा और प्रश्न का जो पैटर्न रहा आपको कितना अच्छा लगा और कितने नए प्रश्न रहे, आपने कितना इसमें सही किया हुआ है, मूल्यांकन कीजिए। आप कमेंट करेंगे, बताएंगे तो अच्छा लगेगा और उसी हिसाब से और कठिन से कठिन क्वेश्चंस को हम लाने का प्रयास करेंगे। कठिन क्वेश्चन क्या है? जो किताब में दिया गया उसी को हमें प्रश्न के तौर पर बनाना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।